Jai Hind students. Today we will discuss about isoelectronic species. Isoelectronic species means iso means same and electronic means electrons. Okay. आइसो इलेक्ट्रॉन मीन्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स सेम हो. व्हाट इज स्पीशीज? स्पीशीज यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये एलिमेंट भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, कोई आयनिक ग्रुप भी हो सकता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज हो, आयन भी हो सकता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, पहला एग्जाम्पल है सोडियम. सोडियम में आपको पता है इलेक्ट्रॉन नंबर्स कितने होते हैं? 11, यानी एटॉमिक नंबर 11 है, दैट इज़ 281. मैग्नीशियम 282, एल्युमिनियम 283. ओके. अब अगर हम सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, क्या बनेगा? सोडियम आयन दैट हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स. मैग्नीशियम से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आएगा? मैग्नीशियम 2+, दैट ऑल्सो हैव सेम इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स. एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हैव 13 इलेक्ट्रॉन्स. इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें तो क्या होगा? 3+ चार्ज. एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज होगा, दैट इज़ ऑल्सो हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो देखिए, अब ये 10, 10 और 10 सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ओके. नियॉन, नियॉन होता है नोबल गैस, जानते हैं आप. नोबल गैस पे भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें 10. तो ये भी क्या हो गया? इन्हीं के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ऑक्सीजन की बात करें, ये नॉन मेटल है. ऑक्सीजन में 2 8 यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में 6 है. 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O पे 2- चार्ज आ जाएगा. अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल 8 थे और 2 और आ गए, 8 और 2 10. सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया इनके साथ ये भी. नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल और 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है. ओके. क्यों करता है ऐसा, ये आप जानते होंगे. इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 8 हो जाता है. N3-, इसे बोलते हैं नाइट्राइड आयन. ओके. तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन 10. दिस इज ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक. अब इन सब का देखिए, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. F फ्लोरीन है, 2 7 यानी टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है. अगर इस पर एक चार्ज हो, एक माइनस चार्ज, तो इसे हम बोलते हैं अब फ्लोराइड आयन, और इस पर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है फ्लोरीन. तो यहाँ भी ये सब हो गए 10 इलेक्ट्रॉन वाले. दीज ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. समझ में आ रहा है? ओके. ठीक है, फिर आगे देखते हैं. अब देखिए, सॉरी, अब O2 ऐसे स्पीशीज़ में अभी हम बात कर रहे थे. देखिए, अभी एटम की बात हुई, आयन की बात हो गई. अब O2 मतलब 2 ऑक्सीजन है. एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8. 2 ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16. ओके. तो 16 इलेक्ट्रॉन वाला और कौन ऐसा एलिमेंट है जिसे आप जानते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं? जानते होंगे, गेस कर सकते हैं. दैट इज़ सल्फर. सो O2 एंड S बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, इलेक्ट्रॉन सेम है. N2, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7. 2 में कितने होंगे? 14. 14 वाला और कौन होता है, याद है आपको? एल्युमिनियम 13 होता है. एल्युमिनियम के बाद क्या आता है? सिलिकॉन. ओके. SI, सिलिकॉन. सिलिकॉन में भी 14 इलेक्ट्रॉन और N2 में भी 14 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगे. CO दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6. ऑक्सीजन में 8. टोटल कितने हुए? 6 6 12 13 14. 14 इलेक्ट्रॉन. यानी कि सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड CO ये तीनों ही क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. अब NO में नाइट्रोजन में 7 और ऑक्सीजन पे 8. टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 7 एंड 7 14 एंड 15. इसके हो गए 15. 15 इलेक्ट्रॉन और किस में होते हैं आप जानते होंगे? फॉस्फोरस में 15 होता है एटॉमिक नंबर. तो फॉस्फोरस एंड NO बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये आपके लिए नया है बट बहुत सिंपल था. ठीक है, आगे के चैप्टर में भी आएगा ये कहीं.
तब आपको रिवीजन कराएंगे, फिर बताएंगे इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखिए ड्रॉबैक में यानी कि कमियां, लिमिटेशंस क्या कहते हैं उसकी, क्या चीज़ वो बता पाए। तो हम रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बात कर चुके हैं पहले भी। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप पहले से इसके बारे में आपको आइडिया भी है कि रदरफोर्ड मॉडल में बताया गया था कि सेंटर में एक हाई डेंसिटी वाला बहुत स्मॉलर कोई पोर्शन है, वॉल्यूम होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि बहुत कम रेज उससे कोलाइड की थी और वो अपने पाथ पर ही रिटर्न हो गई थी, या उससे पॉजिटिवली चार्ज रेज जो पॉजिटिव चार्ज से अफेक्ट हुई थी वो बहुत कम थी कंपैरेटिवली। तो यानी कि वो वॉल्यूम बहुत कम था। इसे कंपेयर करने के लिए एक बताया गया आपकी बुक में, अगर आप इमेजिन कर पाएँ कि एक क्रिकेट बॉल होती है जो वैसा न्यूक्लियस होता है, और पूरा क्रिकेट फील्ड जो है, पूरा ग्राउंड जो होता है, वो माना गया है कि वहाँ पर शेल इस तरह से होंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते होंगे। यानी इन कंपैरिजन टू द साइज़ ऑफ एटम, न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा होता है। ओके, उसे किस में मेज़र किया जाता है? 10⁻⁻15, जिसे हम फर्मी भी बोलते हैं। ओके, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। जैसे आप नैनोमीटर में पढ़ते हैं 10⁻⁹, पीको में पढ़ते हैं 10⁻⁻12, वैसे ही फर्मी में होता है 10⁻⁻15। ओके, आइए देखते हैं आगे। एज सोलर सिस्टम प्लैनेट आर मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड सन। सब लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम में यही होता है, सन के अराउंड में प्लैनेट्स एक डिफरेंट डिस्टेंस पर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस। ओके, यानी इसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में ऐसे शेल्स को हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट का मतलब एक सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इस डायरेक्शन में। तो ऐसा ही प्लैनेट्स के साथ भी होता है। तो इसे कंपेयर किया गया था कि ये वैसी ही चीज़ है, लेकिन देखिए एक डिफरेंस आया है इसमें, पता चला बाद में कि प्लैनेट्स पे तो कोई चार्ज नहीं होता, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ओके, बट इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसमें चार्ज बॉडी है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिवली चार्ज। जब चार्ज इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर, और वो कंटिन्यूसली उसकी डायरेक्शन भी मूव होती है, सर्कुलर पाथ पे है, तो जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि उसमें एक्सेलरेशन होता है। ओके, सो विथ कांस्टेंट स्पीड, सो हैविंग एक्सेलरेशन, बट इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग चार्ज, सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। देखिए मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम है। मैक्सवेल थ्योरी में क्या बताया गया था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो एक्सप्लेन चार्ज पार्टिकल इन एक्सेलरेशन शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी जब कोई चार्ज बॉडी एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो उसमें से रेडिएशन होता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड में समझ में आ रहा है आपको, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। radiation rays due to which orbit will continue to shrink। यानी जब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर रेडिएशन भी हो रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज स्पीसीज है, अगर वो मूव कर रहा है एक्सेलरेशन, तो उसमें एनर्जी उसकी लॉस भी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज़ भी करेगा। तो ये कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो स्पाइरली ये धीरे धीरे लूज़ करते हुए पास आएगा, और एक टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस पे टकराएगा और पूरा ये क्या होगा? बर्स्ट हो जाएगा, यानी एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए अगर ये है तो। बाद में इन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है इसको। देखिए, कंटिन्यू टू श्रिंक ऑर्बिट, यानी उसका साइज जो होगा वो ऑर्बिट का ऐसे स्पाइरली वो पास जाता जाएगा और न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा। ऐसा अगर हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए, माना गया। एंड इलेक्ट्रॉन शुड रीच टू न्यूक्लियस स्पाइरली इन 10⁻⁸ सेकेंड। यानी सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड लगेंगे उसे, कंटिन्यूसली फास्ट मूव कर रहा है अगर स्पीड से, तो वो मूव करते हुए न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा इतने टाइम में, और वो बर्स्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था एटम। लेकिन एटम स्टेबल होता है, सब लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब उस उनके मॉडल के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन किया गया तो ये प्रॉब्लम हुई। उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया, तब कहा गया कि इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया, इनके अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन एनर्जीज इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड हियर, यानी उसकी स्टेबिलिटी भी एटम की नहीं बताई गई, और दूसरी चीज़ ये भी नहीं बताई गई कि वो न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर होते हैं, या
उसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शेल होता है KLMN शेल होता है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे वो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इनके बारे में इन्होंने कोई नॉलेज नहीं दी और ना ही इसको उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया था। ये हो गया इसके ड्रॉबैक। ओके, नेक्स्ट इज नील बोर्स एक्सप्लेनेशन। इसके बाद क्या आया, इतनी बात हो गई, फिर नील बोर ने इसे एक्सप्लेन किया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नील बोर ने बताया, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। यानी ये चीज़ें हिस्ट्री में पहले से ही चीज़ें थी कि जब कोई मैटर किसी रेडिएशन से यानी रेज जब उससे पास होती हैं तो वो रेज उससे पास होने से उस मैटर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, यानी उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो। ठीक है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, रेडिएशन जब उस मैटर पे पड़ता है तो वो रेडिएशंस कैसे बिहेव करती हैं वो उसके मैटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम उसके थ्रू। ओके, तो उन्होंने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई इससे, डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR का मतलब है फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMW जब लिखेंगे तो वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, आप फुल फॉर्म में लिखेंगे, मैंने इसमें लिख दिया है, बस आप समझ सकते हैं अब, और आप कॉपी में फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। ठीक है, एक बार लिखने के बाद आप ब्रैकेट में लिख के फिर यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म कभी एग्ज़ाम में आपको यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, एग्ज़ाम में हमेशा फुल फॉर्म लिखना है, आप अपने नोट्स में अपने समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पार्टिकल्स, अब देखिए इसमें क्या, डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डुअल बिहेवियर आपने फिजिक्स में शायद पढ़ा हो पहले या आप पढ़ेंगे। डुअल बिहेवियर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हुई थी कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है, उसी को हम डुअल बिहेवियर या डुअल कैरेक्टर बोलते हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, दूसरा पॉइंट क्या था इंपॉर्टेंट कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा मिला था, यानी जो अभी हम बात कर रहे थे कि जब रेडिएशन इंटरेक्ट करेगा तो उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके स्ट्रक्चर की, उसकी बात कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उससे पास कराने के बाद एक स्पेक्ट्रा मिलता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होती है जो जिसमें कई सारे फ्रिंज लाइंस होती हैं, जो वो लाइंस कहीं डार्क और कहीं लाइट होती है और उससे हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आएगा जब। ओके, अभी आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट इज मैक्सवेल एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड, दीज वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए यहाँ अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है या डिफाइन करने के लिए आ जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैक्सवेल ने इसे एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव करता है स्पीड के साथ, एक्सेलरेशन हो उसमें, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक रेडिएशन दोनों ही अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस होते हैं और ट्रांसमिट होते हैं, किस फॉर्म में, ये वेव के फॉर्म में, और इन्हीं को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। ओके, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इस फिगर में आप देखिए, बुक से है ये आपके NCERT। द ऑसिलेटिंग ये E&M लिखा है मैंने इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक के लिए। ठीक है, the oscillating electrical and magnetic field produced by oscillating charged particles are perpendicular। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें 2 प्लेट्स हैं, 1 प्लेट अनदर प्लेट, तो ये एक्सिस है XY Z। ओके, ये जो ब्लू कलर की प्लेट दिख रही है इस फॉर्म में, और एक ग्रे कलर की जो है वो सीधी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, 90 डिग्री है, यानी इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो देखिए ब्लू वाली लाइन जो आपको दिख रही है ऐसी, ठीक है, और रेड वाली जो है वो ऐसी, सॉरी ये ऐसी है। ओके, तो ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, परपेंडिकुलर इस फॉर्म में। ठीक है, एक इधर की प्लेट है और एक सीधी ये वाली, और एक इस तरफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम, कैन मूव इन वैक्यूम, यानी इन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रांसमिट होने के लिए, जैसे अनलाइक साउंड एंड वाटर वेव्स, यानी साउंड और वाटर वेव को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, बट इसमें
ऐसे वैक्यूम में भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। और ये ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, यानी ऑसिलेशन जानते हैं आप, ऑसिलेशन का मतलब जो वाइब्रेशन होता है उस टाइप से बोलते हैं, उसे वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। These are many type of there are many type of EMR, electromagnetic radiation, which differ in wavelength और frequency। यानी अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो प्रोड्यूस होता है ऑसिलेटिंग चार्ज बॉडी से, वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, और वो डिफरेंस किस चीज़ में होता है, स्पेशली वेवलेंथ में और या फिर फ्रीक्वेंसी में। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आप जानते होंगे, वेवलेंथ को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से भी ये फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से भी डिनोट करते हैं। ओके, ये मे भी आपने फिज़िक्स में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, या फिर आपको पता होगा एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ओके, वेव नंबर, इनके बारे में आपको पढ़ना है और डिफ़ाइन करना है, लिखना है, ये आपका असाइनमेंट होगा, इससे रिलेटेड है। अब देखिए इसमें क्या दिखा, द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दीज component have the same wavelength, frequency, speed and amplitude, but they vibrate in two mutually perpendicular plane। ओके, इतना आपको लिखना है और इसको आपको समझना है। मुझे ये पता है कि ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा लग रहा होगा आपको कि बहुत अलग है, आपने पहले कभी इसके बारे में सुना है या नहीं, फिज़िक्स में हो सकता है, केमिस्ट्री में तो पहली बार आ रहा है, तो आप ईज़ी लें इसे, ठीक है। टफ़, बहुत टफ़ लग रहा है या बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, ये कैसे होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है, या इसके बहुत डीप में जाने की कोशिश करेंगे, परेशान होने लगेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको सब समझ में आएगा धीरे धीरे। ओके, अभी आपको जितना बताया जा रहा है उसे याद रखिए, लिखिए, समझने की कोशिश करिए। और ये चैप्टर मैंने बताया था आपको कि बहुत लेंदी है, और इसे हम आराम से धीरे धीरे ही टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, वहाँ मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, आपको वैसे ही करना है। ओके, किस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा डीप में कहीं कहीं पर नहीं दिया हुआ है तो उसके बारे में बहुत परेशान होना आपको नहीं है। आप मैथ साइड से हैं, है ना, मैथ वाले स्टूडेंट हैं, तो मैथ्स वाले कई जगह आपको डिफ्रेंशिएशन वगैरह भी इसमें आएगा आगे, तब मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए इजी हो जाएगा वो। ओके, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।